हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरविया। हमारी जो डेली एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है उसमें आज एक नया वीडियो है। और हर बार की तरह हम हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखने में आपको क्वेश्चन बहुत सीधा एकदम सिंपल लगेगा, लेकिन जब उसका एक्सप्लेनेशन होता है तो हम बहुत डीप में जाने की कोशिश करते हैं। और विद दिस नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन इज दैट, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। कौन सी जगह है जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना पूर्ण स्वराज जो रिजोल्यूशन पास किया। ऑप्शन हमारा है लाहौर, बी ऑप्शन मद्रास, सी ऑप्शन बॉम्बे और डी ऑप्शन है कराची। तो हर बार की तरह आप अपना आराम से 10-20 सेकंड लीजिए और फिर अपने आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हर बार की तरह हम बहुत डिटेल में जाएंगे और पूरी मैं कहानी बताऊंगा आपको। और मैं इस बात का जो है आपको वादा करता हूँ कि एक बार कहानी आप सुन लोगे यहाँ पे तो दोबारा कभी ये क्वेश्चन या तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में से कभी ये आप ऐसा नहीं होगा कि उसका आप आंसर क्लिक ना कर, आपके दिमाग में होगा क्लिक इसका आंसर क्या हो रहा है, पूरी कहानी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो आई होप आपने टिक कर लिया होगा या तो कोई एक आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा। तो हम पहले एकदम बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। मैं इसका सीधा सीधा आंसर अगर यहाँ पे बता दे तो आंसर आएगा लाहौर सेशन। डन। लेकिन लाहौर सेशन इतने सिंपल में हमारा कोई भी क्वेश्चन कभी भी खत्म नहीं हुआ। तो एकदम बेसिक से मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि ये एक्चुअली लाहौर सेशन किससे कनेक्टेड और क्या पूरी कहानी है। थोड़ा लंबा डिस्कशन रहेगा, लेकिन शुरू करते हैं हम बहुत बेसिक से। इससे पहले भी मुझे मेरा मन है कि इससे पहले भी थोड़ा पीछे लेके इसको कहानी को पीछे लेके शुरू किया जाए, लेकिन अभी यहीं से शुरू करते हैं वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाते हैं फिर। तो साइमन कमीशन जो है दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं कहानी। इसको बनाया गया था नवंबर 1927 में। क्यों बनाया गया था साइमन कमीशन को? क्योंकि 1999 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था उसमें ये कहा गया था कि 10 साल के बाद आएंगे और जो ये रिफॉर्म किया था, ये जो इम्प्लीमेंट हुआ उसको चेक करेंगे कि वो उसमें क्या क्या चेंज करना चाहिए, कौन सी नई चीज़ आनी चाहिए, कौन सी पुरानी चीज़ों को हटाना चाहिए। वो 10 साल के बाद आने वाला था। तो 1929 में आने वाला था, लेकिन हुआ क्या कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है ब्रिटेन में वो डरी हुई थी लेबर पार्टी से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बहुत बड़े इंडिया में एजिटेशन चल रहा था बहुत बड़े पैमाने पर, और ये लेबर पार्टी इसको पूरे मतलब ब्रिटेन में स्प्रेड कर रही थी, कंजर्वेटिव पार्टी उसको संभाल नहीं पा रही है। तो इस वजह से कंजर्वेटिव पार्टी डरी हुई थी लेबर पार्टी से। तो उसने सोचा कि ये एक्शन, कोई ना कोई एक्शन लेना जरूरी है दिखाने के लिए कि हम उसके लिए एक्टिवली काम कर रहे हैं अपनी कॉलोनी, इंडिया इतनी बड़ी कॉलोनी को बचाने के लिए। तो जो 1929 में आने वाला था उसको 2 साल पहले उस कमीशन को भेज दिया और रिफॉर्म लाने के लिए। अब हुआ क्या यहाँ पे, ये साइमन कमीशन आया इंडिया में 3 फरवरी 1928 में बॉम्बे पहुंचा। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ रही है? साथ साथ चलते रहेगा वरना ट्रेन छूट जाएगी। 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में लैंड हुआ, ये कमीशन आया। कमीशन जो है टोटल 7 मेंबर थे उसमें से, और उसको हेड करने वाला सर जॉन साइमन। और उसी के नाम से फिर इस कमीशन का नाम पड़ा सर साइमन कमीशन। और उसमें एक और इम्पोर्टेंट मेंबर जो थे वो बाद में जाके 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, वो भी इसका 7 में से एक मेंबर था, क्लेमेंट एटली। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? लाहौर सेशन को मैं बहुत दूर क्यों लेके जा रहा हूँ, अभी आपको कहानी धीमे धीमे समझ में आना शुरू हो जाएगी। फिर क्या हुआ कि पूरे इंडिया में इसका ओपोज हो रहा था। अब ओपोज होना शुरू क्यों हुआ? क्योंकि इसमें से एक भी मेंबर इंडियन नहीं था, ये उसकी सबसे बड़ी थी ओपोज होने का। अब इंडियन नहीं होने का क्या मतलब है? इंडियन नहीं होने का मतलब है कि ये लोग आएंगे तो अभी क्या होगा कि 1920 नया एक लॉ आया, नया लॉ आएगा। मतलब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म हुआ था 1929 के बाद, उसके बाद एक लॉ आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ये आया था क्योंकि ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म करने के बाद ये पूरा एक्ट पास हुआ।
डन। अब यहाँ पे वैसा ही होने वाला था 1927 का जो साइमन कमीशन आने के बाद एक नया लॉ बनने वाला था, और नया लॉ बनने वाला था मतलब ब्रिटिशर नया लॉ बनाने वाले थे इंडियन लॉ के लिए। अब इंडियन लॉ के लिए लॉ बनाने वाले थे और उसमें एक ही इंडियन मेंबर नहीं है, इसका इनडायरेक्ट ये मतलब होता है, और डायरेक्ट भी हम ये कह सकते हैं कि इंडियन लोग जो है अभी भी लॉ बनाने में कैपेबल नहीं है, ऐसा ब्रिटिशर मानते। अगर होते तो वो कमीशन में रखते, तो मतलब नया जो इंडिया के लिए जो लॉ आने वाला है वो उसमें अभी कैपेबल नहीं है इंडियन लोग इतने कि वो लॉ बनाने में पार्टिसिपेट कर सके। तो इस वजह से इसी मुद्दे को लेकर साइमन कमीशन को बाइकआउट किया गया था। और ऐसा नहीं है कि सब लोग, कोई गया ही नहीं था, कुछ लोग थे जिसने साइमन कमीशन के सामने रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, जैसे हम यूनियनिस्ट जो पंजाब के ये कुछ ग्रुप था, और जैसे साउथ की जस्टिस पार्टी थी, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा जिसके बिहाफ में डॉक्टर अंबेडकर साहब जो थे उसने प्रेजेंट किया था रिपोर्ट है। तो ये कुछ लोग थे जिसने ये साइमन कमीशन के सामने बातचीत करने के लिए गए थे। बाकी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी पार्टी ने भी इसका अपोज किया था। जैसे मैं आपको बताऊं, कांग्रेस ने तो ऑलरेडी इसको बाइकआउट कर दिया था। कब किया था याद रखना, ये मद्रास सेशन हुआ था, हर बार सेशन होता है। तो 1927 का जो मद्रास सेशन था, ये मुख्तार अहमद अंसारी साहब जो थे, इसमें डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी वो जब प्रेसिडेंट थे मद्रास सेशन में, तब रेजोल्यूशन पास करके साइमन कमीशन को बाइकआउट किया गया था। तो कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया। फिर मैं आपको बताऊं, हिंदू महासभा ने भी बाइकआउट किया। फिर मैं आपको बताऊं तो ये लिबरल फेडरेशन, ये जो पार्टी थी उसने भी बाइकआउट किया। फिर मुस्लिम लीग, यस मुस्लिम लीग ने भी इसका बाइकआउट किया था। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। फिर यही पूरा साइमन कमीशन जब लखनऊ पहुंचा, तो लखनऊ में यहाँ पे ओपोज करने के लिए, लखनऊ में ओपोज करने के लिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत, गौरव वल्लभ पंत जो बाद में उत्तर प्रदेश के सीएम बने, दो लोग यहाँ पे लीड करे थे लखनऊ में ये एजिटेशन को साइमन कमीशन के अगेंस्ट। अब हुआ क्या कि इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था लखनऊ में पुलिस के द्वारा। फिर जब ये साइमन कमीशन पहुंचा, लाहौर पहुंचा, तो लाहौर में भी इसका अपोज हुआ, वो अपोज किया गया लाला लाजपत राय जी के द्वारा। लाला लाला लाजपत राय जी को बहुत बुरी तरीके से मारा 30 अक्टूबर 1928 को, और इसी मार की वजह से 17 नवंबर, याद रखना, 1928 को लाला लाजपत राय जी की डेथ होगी। फिर इसका बदला लेने के लिए लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया था, याद रखना, जेम्स ए स्कॉट। और वो कौन था, जेम्स ए स्कॉट लाहौर का एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था। तो स्कॉट ने ऑर्डर दिया था, और इस वजह से लाला लाजपत राय जी को बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज वो पुलिस वालों ने इसके ऊपर किया था। फिर इसका बदला लिया भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु। मैं मुझे पता है मुझे लाहौर सेशन तक पहुंचना है, मैं मुद्दे से बिल्कुल नहीं भटका हूँ। मैं आपको कौन से सेशन में ये पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया था, मैं आपको थोड़ी देर में वहां पे लेके जाने वाला हूँ। लेकिन कहानी आपको जैसे जैसे कनेक्ट करते जाओगे तो ही याद रहेगी, वरना ये कहानी आपको याद नहीं रहने वाली है। अगर मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ तो बिल्कुल नहीं याद रहेगी, थोड़ा लंबा जाना जरूरी है, थोड़ा डिटेल में जाना भी बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल, मुझे पता है कि लाहौर सेशन तक जाना है, बिल्कुल मुद्दा से नहीं भटका। आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहे। ये फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जी ने जो है, चार लोगों ने मिलकर ये जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया। लेकिन गलती से जो है वो जब अटैक किया, जब लाहौर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बाहर आ रहे थे, वो जिसको गोली मार के जिसको मारा गया वो थे जेपी सॉन्डर। जेपी सॉन्डर को गलती लगी। वो कौन था, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लाहौर। तो इसको मार दिया जेपी सॉन्डर को। डन, यहाँ तक क्लियर है। ये मैंने कहानी बताई लाहौर से जब साइमन कमीशन जो
इंडिया में कहाँ कहाँ जा रहा था और उसके साथ क्या क्या हो रहा था। यहाँ तक क्लियर है। तो ये पूरी कहानी जब चल रही थी और पूरा अपोज हो रहा था, तो ब्रिकेन हेड एक जो है, आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ठीक है, ब्रिकेन हेड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन, तो उसने चैलेंज किया इंडियन लोगों को, मतलब इतना सारा अपोज हो रहा है और आपको लगता है कि आपको साइमन कमीशन में लिया नहीं गया है क्योंकि आपको ये माना जा रहा है कि आप लॉ नहीं बना पाते हो, तो एक काम करिए, इसने चैलेंज दिया कि आप लॉ बना के दिखाइए अब। तो ये इसने काम दिया लॉ बनाने का, कि भाई आप इंडियन लोग मिलकर लॉ बनाए और ऐसा लॉ बनाए जो सब उस जिसको एक्सेप्ट करे, ना तो मुस्लिम लीग उसका अपोज करे ना कोई उसका अपोज करे, ऐसा आप यूनिवर्सल कुछ ऐसा बनाइए। तो फिर इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया। फरवरी और मई 1928 को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और उसमें काम सौंपा गया मोतीलाल नेहरू जी को। मोतीलाल नेहरू जी के अंडर में एक कमेटी बनाई गई और जिसको बोला गया कि आप लॉ बनाइए और हमको ब्रिटिशरों को प्रूव करना है कि हम भी इंडियन भी बहुत अच्छे से लॉ बना सकते हैं। तो ये काम शुरू किया गया था मई और फरवरी और मई में जब ये काम शुरू हुआ, खत्म किया और मोतीलाल नेहरू जी ने अपना रिपोर्ट पूरा रेडी करके 1928 में सबमिट किया रिपोर्ट को। अब हुआ क्या कि एक दिसंबर 1928 में जिन्ना ने कुछ अपनी अलग से डिमांड रखी, फिर उसके साथ एग्री करना पॉसिबल नहीं हुआ, तो जिन्ना यहाँ से अलग होके धीरे धीरे आइडियोलॉजी से अलग अलग होना शुरू हुआ यहाँ से। फिर आगे कहानी में आपको बताता हूँ। अभी हुआ क्या कि 1928 का जो सेशन हुआ, यहाँ पे देखते हम 19 कलकत्ता सेशन हुआ जिसमें मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे 1928 में, जिसमें मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे और उसमें ये नेहरू रिपोर्ट को उसमें एक्सेप्ट कर लिया, उसको वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया, पास कर दिया। और लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि वहाँ पे ये नेहरू रिपोर्ट में था डोमिनियन स्टेट की बात, डोमिनियन स्टेटस की बात, डोमिनियन स्टेटस की बात थी और उसकी वजह से दो यंग लीडर जो बहुत ही इससे एग्री नहीं करते थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दो यंग लीडर थे, बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे थे कि हमें पूर्ण स्वराज की बात करनी चाहिए, हमें बिल्कुल ये डोमिनियन स्टेट की बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे कलकत्ता सेशन में 1928 का जो सेशन हुआ, गांधी जी ने और मोतीलाल नेहरू ने बहुत ये अच्छे से समझाने की कोशिश की कि बहुत जद्दोजहद के बाद हम एग्री हुए हैं डोमिनियन स्टेट के ऊपर, तो इतनी आसानी से इसको नकारना नहीं चाहिए। फिर गांधी जी ने बोला कि मैं 2 साल का टाइम देता हूँ ब्रिटिशरों को, अगर डोमिनियन स्टेट दे रहे तो ठीक है, वरना फिर बहुत बड़े पैमाने पे एजिटेशन शुरू करेंगे। तो फिर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के आर्ग्यूमेंट की वजह से और उसकी जिद की वजह से ये 2 साल जो है वो 1 साल में खत्म करना पड़ा। गांधी जी को अब 1 साल दिए हैं ब्रिटिशरों को कि आप 1 साल में कोई डिसीजन नहीं लेते तो फिर हमें एजिटेशन शुरू करना पड़ेगा। यहाँ तक की कहानी शुरू समझ में आ रही है आपको। फिर से अब ये 1829 का जो ये कलकत्ता सेशन का कब हुआ था, दिसंबर में ज़्यादातर सेशन हुए, तो अब 1928 खत्म होने वाला है, तो अब 1929 शुरू होगा। यहाँ से फिर से कहानी में आपको फिर से शुरू करते हैं, फटाफट हम आगे जाते हैं 1929। और ये पूरा 1929 था, मैं मंथ ही लिखूंगा, ईयर नहीं लिखूंगा, कहानी पूरी 1929 की बता रहा हूँ। मार्च में क्यों गांधी जी ने ये पूरे इंडिया में घूम घूम के लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया कि भाई कुछ मूवमेंट आगे ऐसा होने वाला है, कुछ बड़ी इवेंट होने वाली है, लोगों को ये समझाने, मतलब उसके लिए लोगों को रेडी कर रहे थे उसी। फिर मार्च में एक हुआ मेरठ कॉन्स्पिरेसी, याद रखना ये कोई कहानी, ये लाहौर सेशन हुआ इतनी बड़ी
जो घटना पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास किया गया, ये अब हम हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ अपना स्वराज, पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल्ली इंडिपेंडेंस चाहिए, ऐसे ही नहीं हुआ। उसके पीछे की पूरी कहानी है। मेरिट कॉन्स्पिरेसी क्या हुआ कि मेरिट में बहुत सारे लेबर को पकड़ के जेल में डाल दिया था। वो पकड़ के क्यों जेल में डाल दिया था लेबर को? क्योंकि ये उन लेबर के ऊपर ये आरोप लगा था कि लेबर के ऊपर ये आरोप लगा था कि आप जो है वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो और उसको स्प्रेड कर रहे हो, और उसकी वजह से ब्रिटिशरों को यहाँ से इंडिया से बाहर निकालने का प्लान है। तो ऐसे आरोप लगाकर बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। ये मार्च 1929 में हुआ था। दूसरी घटना मैं आपको बताऊं मार्च में आगे क्या हुआ, ये पूरा बैकग्राउंड इसका चल रहा है, ऐसे ही कोई बड़ी घटना अंजाम नहीं लेती। मार्च में क्या हुआ, अप्रैल में क्या हुआ कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों लोगों ने मिलकर नेशनल असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट किया था। और फिर आगे की घटना में और बताऊं तो मई महीने में क्या हुआ था, लेबर पार्टी जीत के आई ब्रिटेन में, रेमसे मैकडोनाल्ड जिसमें थे। अब यहाँ तक मई तक की कहानी आपको समझ में आ रही है? इन सारी चीज़ों को देखते हुए 31 अक्टूबर 1929 में ये इरविन ने एक अनाउंसमेंट किया कि भाई हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे, लेकिन उससे पहले हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होगी? जब साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट रखेगी, तब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें आपके जो भी मुद्दे उसको डिस्कस करे जाएंगे। जैसे ही इरविन ने ये अनाउंसमेंट किया, तो 2 नवंबर 1929 में इंडियन सारे लोग मिलकर, मतलब इंडियन लीडर मिलकर और पार्टी मीटिंग की, और उसमें डिसाइड किया गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है उसमें अब ये डिसाइड नहीं होगा कि डोमिनियन स्टेट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब डिसाइड क्या होना चाहिए इसमें कि आप डोमिनियन स्टेटस तो दे रहे हो, लेकिन कब दोगे उसकी डेट बतानी है। अब उसमें ये डिस्कस नहीं करना है कि देना है कि नहीं देना है, वो कहानी नहीं चलनी चाहिए। तो इतने हमारे जो हम मुद्दे बना के दे रहे हैं, अगर वो डिस्कस करना चाहती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ही हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। इरविन के डिक्लेरेशन के बाद की कहानी है। तो इसको बोला जाए, ये सारी मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, तो इसको बोला जाता है दिल्ली डिक्लेरेशन। पहली बात बताई कि हम ये डोमिनियन स्टेट के बारे में, हम हमारे कुछ मुद्दे जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन बोलकर उसको सबमिट किया गया इरविन को, कि हमारे इतने इतने मुद्दे हैं। सारे लीडर ने मिलकर 2 नवंबर 1929 को, याद रखना, तो इरविन को सबमिट किया कि आप हमें ये मुद्दे अगर डिस्कस कर रहे हैं तभी हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो पूरा नवंबर चला गया, दिसंबर के एंड में 23 दिसंबर 1929 में ये इरविन ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब एक तो जवाब दे रहा है वो भी 2 महीने के बाद, और वो भी क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है कि हम कोई आपकी बात मानने वाले नहीं है। और जो यहाँ जो क्वीन बोलेगी वो, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चाहेगी उसके हिसाब से मुद्दे सारे डिस्कस होंगे। यहाँ तक की कहानी शायद आपको समझ में आ रही होगी और मेरे साथ बने होंगे आप। तो अब देखिए, 2 महीने का वेट करवाने के बाद अगर इरविन आपको जवाब दे रहा है, तो फिर तो इंडियन लोग ऑब्वियसली गुस्सा होने वाले। तो फिर और देखिए, हर जैसे ही दिसंबर आता है किसी किसी भी साल का, तो वहां पे कांग्रेस का सेशन होने वाला है। तो यहाँ पर भी ये 1929 का सेशन होने वाला था, और इरविन ने मना कर दिया इसमें। अब जैसे इरविन का मना करना और सेशन का साथ में होना कोई, मतलब, तो आग तो फूटने वाला है, मतलब। तो अभी दिसंबर में सेशन हुआ 1929 का, और वो सेशन हुआ लाहौर में सेशन हुआ। तो सारे लोग एकदम गुस्से में भरे हुए, क्योंकि एक तो इरविन ने 2 महीने के बाद जवाब दिया, और वो भी मना कर दिया कि आपके मुद्दे डिस्कस नहीं, अपने मुद्दे डिस्कस करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का, सारे लोग गुस्से में भरे हुए, और यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। एक्चुअली 18 जो कांग्रेस की कमेटी थी, उसमें से सिर्फ 3 ही सपोर्ट कर रही थी जवाहरलाल नेहरू के, लेकिन फिर गांधी जी ने इंसिस्ट बहुत ज़्यादा किया, तो बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट। और जवाहरलाल नेहरू ने फिर कई सारे मुद्दे यहाँ पे रखे कि भाई, पहली बात, ये लाहौर सेशन किया, वो वहाँ पे आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैं जहाँ से कहानी शुरू की थी, लाहौर सेशन पे हम वापस आ गए। तो यहाँ पे कुछ मुद्दे डिस्कस किए, जैसे हम साइमन कमीशन को बाइकआउट करेंगे। साइमन कमीशन को तो ऑलरेडी बाइकआउट कर चुके थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे। दूसरी बात है कि हमारा मेन टारगेट अब पूर्ण स्वराज होगा, और कोई बात ही नहीं करनी, डोमेन स्टेट तो छोड़ दो आप भाई,
अब आप डोमेन स्टेट की बात कर रहे हो ना, इरविन को बोला कि वो भूल ही जा भाई, तो अब तो हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। दूसरी बात बोली, कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस के लोग जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, उसको भी बोला कि आप रिजाइन दो वहां से। फिर एक और बात बोली कि 26 जनवरी 1930 को हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। आप हमें इंडिपेंडेंट कर रहे कि नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने आप को मान लेंगे कि हम 26 जनवरी को कि हम इंडिपेंडेंट हुए और पहला बहुत धूमधाम से अपना इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करेंगे। फिर एक और अभी 31 दिसंबर 1929 जब ये सेशन चल रहा था, तो रात को मिडनाइट को रावी रिवर के तट पे बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन हुआ और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए, और इंडियन फ्लैग जो भी वहाँ पे लहराया गया, इंडियन फ्लैग। तो ये पूरा 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ रही होगी। तो ये पूर्ण स्वराज की पूरी कहानी है, क्योंकि ये जब तक कहानी नहीं समझ में आएगी, आगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे ये पूरा लाहौर आंसर आ रहा है, मद्रास आंसर आ रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गांधी इरविन पैक्ट। ओके, तो गांधी इरविन पैक्ट, यहाँ से जहाँ से कहानी छुड़ी वहीं से शुरू करते हैं हम, कि गांधी इरविन पैक्ट में क्या होता है। जैसे ही अब ये लास्ट क्या बताया मैंने कि 31 दिसंबर 1929 को कुछ बातें हमने डिक्लेयर की, और वो किसने डिक्लेयर की, जवाहरलाल नेहरू ने, कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट करेंगे। फिर मेन हमारा एम क्या है, पूर्ण स्वराज हमारा मेन एम है। ये सारी बातें उसने बोला। वो रिजाइन करने के लिए बोल दिया कि जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में रिजाइन कर दो। उसी टाइम पे गांधी जी ने भी क्या किया, गांधी जी ने 11 डिमांड रखी। अभी गांधी इरविन पैक्ट को कनेक्ट करते हैं। देखिए, गांधी जी ने ये 11 डिमांड रखी, और डेट कौन सी थी, 30 जनवरी 1930 की डेट दी कि भाई मैं आपको 31 जनवरी 1930 तक का टाइम दिया, कि अब ब्रिटिशर को बोला गांधी जी ने कि मेरी 11 डिमांड जो है उसके ऊपर सोचिए, विचार कीजिए, और फिर इसके ऊपर जवाब दीजिए। तो ये 31 जनवरी तक का टाइम दिया था 1930। पूरा महीना चला गया, और फरवरी, ये फरवरी महीना 1930 फरवरी मंथ तक कोई जवाब नहीं आया। तो फिर साबरमती साबरमती आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया कि गांधी जी के पास पूरा राइट है कि आपको जब भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी डिमांड जो है वो ब्रिटिशर सुन नहीं रहे। तो फिर से गांधी जी ने क्या किया, 2 मार्च, याद रखना कहानी, 1930 को एक लेटर लिखा कि मैं आपको फिर से याद करवा रहा हूँ कि 11 डिमांड के बारे में मैंने आपको डिमांड रखी थी, आपने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे। अगर मेरे ये सेकंड, अब आज के लेटर 2 मार्च में जो लेटर लिखा है उसका भी कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो मैं 12 मार्च को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करूंगा। तो फिर ये मार्च महीना भी निकल गया, मतलब कि मार्च महीने में भी कोई जवाब नहीं आया। तो फिर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को डिसाइड किया कि अब कोई सुनने वाला नहीं है, तो अब हम शुरू करेंगे साबरमती से डांडी तक का सफर। और इसमें 11 डिमांड में एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगाया है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि लोगों की बेसिक नेसेसिटी है ये। और गांधी जी ने सॉल्ट की मुद्दा ही क्यों चुना, इसके ऊपर का टैक्स, क्योंकि बाकी लोगों को पूर्ण स्वराज मिल जाए, गरीब लोग खेती करने वाले उसको कोई मतलब नहीं पूर्ण स्वराज मिले क्या नहीं मिले। अगर सॉल्ट का मुद्दा लिया जाए तो सारे लोग उसमें कनेक्ट कर रहे, तो गांधी जी ने सोचा कि ये मुद्दा करेक्ट है लोगों को उठाने के लिए, लोगों को जुड़ाने के लिए। तो साबरमती से ये शुरू किया और डांडी पे खत्म किया। साबरमती को कब शुरू किया, 12 मार्च 1930 को शुरू किया, और 24 डे का सफर रहा, और 240 माइल चले। और अगर किलोमीटर में मैं आपको बताऊं तो 387 किलोमीटर चले। और टोटल लोग कितने थे गांधी जी के साथ, 78 लोग थे। और डांडी पे कब पहुंचे, डांडी एक जगह है जलालपुर, जलालपुर जगह है नवसारी में। और डांडी कब पहुंचे, 5 मार्च को पहुंच गए, सॉरी 5 अप्रैल को पहुंचे 1930 में, रात को पहुंच गए, क्योंकि रात को अगर कुछ भी वहां पे कोई एक्टिविटी की तो
फिर पता नहीं लगा लोगों को, तो पता लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सुबह वेट किया, 6 अप्रैल सुबह तक का वेट किया, और 6 अप्रैल 1930 सुबह 8:30 पे सॉल्ट बनाया गांधी जी ने। और यहाँ पे ये पूरी कहानी है सॉल्ट सत्याग्रह की। अब यहाँ क्या हुआ कि ये जैसे एजिटेशन शुरू किया तो पूरे इंडिया में एजिटेशन शुरू हो गया। अब फोर्थ फोर्थ मई को क्या हुआ, 4 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। फिर गांधी जी ये जुलाई में फिर से 1930 में जुलाई में फिर से ये वाइसरॉय जो था इरविन, उसने फिर से इनविटेशन दिया गांधी जी को कि आप फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सेकंड में करिए, हम समझौता कर लेते कुछ। तो फिर इसी बात को डिस्कस करने के लिए अगस्त 1930 में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों लोग गांधी जी को मिलने यरबा जेल में जाते हैं, क्योंकि गांधी जी ये एजिटेशन की वजह से जेल में थे। वहां पे मिलने की और गांधी जी ने कुछ बात एग्री हुई, यहाँ पे कुछ बातें हुई और गांधी जी एग्री करे। तो 25 जनवरी 1931 को जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से जेल में गए थे, सब लोगों को रिलीज किया, गांधी जी को भी रिलीज किया। फिर गांधी जी और इरविन के बीच में बात शुरू हुई 12 फरवरी 1931 को, और ये बात 15 दिन तक चली, और 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, और वो समझौता उसको बोला जाता है गांधी इरविन पैक्ट। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? फिर इस पैक्ट की वजह से फिर गांधी जी ने ये सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ तक क्लियर है? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 से शुरू होकर दिसंबर 32 और दिसंबर 1932 तक चली थी। मतलब कहने के लिए 1 मंथ और 7 डे के अराउंड ये मीटिंग चली थी। यहाँ तक क्लियर है? तो ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो अब आपको सीधा सीधा आंसर बनता है 1931। ओके, चलो बिना किसी देरी के अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेट अप मदरसा इन कलकत्ता? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वारन हेस्टिंग, थॉमस मैकोले, लॉर्ड मिंटो, नन ऑफ द अबव। तो कौन है इसमें जिसमें कलकत्ता में मदरसा बनाया था? तो अब इसमें पहले इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसे चलता था ब्रिटिशरों के आने से पहले, कि एक संस्कृत, मतलब ये पाठशाला हुआ करती थी, या तो फिर उसको हम ये भी बोला जाता है गुरुकुल भी बोला बोला करते हैं हम, गुरुकुल हुआ करती थी, और मुस्लिमों के लिए मदरसा हुआ करता था। अब इसमें गुरुकुल में बेसिक संस्कृत सिखाई जाती थी, और यहाँ पे कुछ रिलीजियस एजुकेशन, मतलब भी रिलीजियस एजुकेशन कुछ दिया जाता था, है ना। मदरसाज में मुस्लिम लोगों के बारे में, मुस्लिम चीज़ों के बारे में, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें, फिलोसफी और सारी चीज़ें मतलब ये पढ़ाई जाती थी यहाँ पे। अब हुआ क्या कि जैसे ब्रिटिशर आए तो उसने पूरी सिस्टम को चेंज कर दिया। एक और भी बात मुझे याद आ रही है कि मक्ताब भी एक सिस्टम है। मक्ताब क्या होता है? पर्शियन स्कूल होती है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पढ़ने आते हैं। अब उसमें यहाँ पे मैं बताऊँ तो लॉ पढ़ाया जाता है, पोइट्री पढ़ाई जाती है, जियोमेट्री पढ़ाई जाती है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती है, और हाँ फिलोसफी भी यहाँ पढ़ाई जाती है। पर्शियन लैंग्वेज के लिए, पर्शियन लैंग्वेज में हिंदू और मुस्लिम दोनों क्यों जाते थे? क्योंकि पर्शियन उस टाइम का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब ऑफिसर की लैंग्वेज, कि अगर किसी को भी ये मुस्लिम जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें काम करना है, तो ऑफिसर एज ऑफिसर काम करना है, तो पर्शियन लैंग्वेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कहावत भी है कि जो वो दिखाती है कि पर्शियन लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंट था ये मुस्लिम रूलर के टाइम में। जैसे
ये कहाँ, ये कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो मतलब हाथ में अगर कंगन पहने हुए है तो उसको देखने के लिए अरीसों का ये आईना है उसका जरूरत नहीं पड़ती आईने का। और अगर कोई पढ़ा लिखा है मतलब उसको फारसी आती है तभी वो पढ़ा लिखा माना जाता है। तो ये मकताब कहा जाता है उस स्कूल को। जब भी ब्रिटिशर आए तो उसने पूरी सिस्टम कैसे चेंज की। तो पहले अगर मैं आपको बताऊं पहले जो एफर्ट लिया गया, यहाँ पे आंसर हुआ अमंग द फॉलोइंग वाज सेट ऑफ द मदरसा इन कलकत्ता, उसका आंसर करेक्ट आंसर है वारन हेस्टिंग। तो 1781 में मदरसा शुरू किया गया था कलकत्ता वारन हेस्टिंग के द्वारा। फिर दूसरा एक एफर्ट ये ब्रिटिशरों ने जो लिया वो 1791 में, जहाँ पे संस्कृत कॉलेज बनाई, संस्कृत कॉलेज बनी वो बनारस में बनी। फिर 1801 में भी ब्रिटिशरों का एक एफर्ट था कि यहाँ पे कॉलेज बनाई, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। ये ब्रिटिश ऑफिसर के लिए था और उसमें पढ़ाया जाता था इंडियन हिस्ट्री, फिर इंडियन कस्टम, इंडियन कल्चर, ये सारी चीजें की, और इंडियन लॉ, कि जिससे उसको इंडिया में अगर बहुत लंबे टाइम तक एज ए ऑफिसर काम करना है तो उसके लिए सारी चीजें काम। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं आपको अभी वॉरेन हेस्टिंग के बारे में कुछ डिटेल बताऊं तो वो जैसे फर्स्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, 1773 से मुझे एक बात याद आ रही है कि 1772 में, याद रखना, राजा राम मोहन रॉय का बर्थ हुआ था राधानगर में। तो याद रखना इस बात को, ये 1773 से मुझे याद आएगा 1772 में। ओके, हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ वारेन हेस्टिंग के टाइम में। दूसरा ये रोहिला वॉर हुई वारेन हेस्टिंग के टाइम में 1774 में। फिर एक और बात मुझे याद आ रही है, मराठा वॉर, फर्स्ट मराठा वॉर भी वारेन हेस्टिंग के टाइम में हुई। सेकंड मैसूर वॉर, सेकंड मैसूर वॉर शुरू हुई इस हुई थी वारेन हेस्टिंग के टाइम में। सेकंड मैसूर वॉर में कौन था, ये हैदर अली, टीपू सुल्तान का हैदर हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान कब मरा था, 1799 में। कौन था सामने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कौन सी बैटल थी, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। डन, ओके। ये वॉरेन हेस्टिंग के बारे में मैंने बताया। एक पिट्स इंडिया एक्ट भी हेस्टिंग के टाइम में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, याद रखना, ये 1784 है। फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है थॉमस मैकोले। थॉमस मैकोले के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताऊं तो वो है एक तो बहुत बड़ा हिस्टोरियन, फिर पॉलिटिशियन, फिर फर्स्ट जो लॉ कमीशन बना था इंडिया में, जो पहला इंडियन लॉ कमीशन बना था, जिसके बाद ही सीआर ये आईपीसी और सीआरपीसी जिसको कॉडिफाई किया गया था, वो फर्स्ट लॉ कमीशन बना था 1833 में। उसका चेयरमैन कौन था, थॉमस मैकोले। तो इंडियन एजुकेशन में रिफॉर्म करना और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी करना, वो ये लॉर्ड मैकोले ने किया था। फिर अगर मैं अभी लॉर्ड मिंटो के बारे में बताऊं तो लॉर्ड मिंटो का टाइम ड्यूरेशन बहुत याद रखना बहुत ईजी है, 1905 से 10 तक थे वो। तो 1906 में 1906 में मुस्लिम लीग बनी, और 1907 में सूरत स्प्लिट
मतलब यहाँ पे कांग्रेस के लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट लोग जो अलग अलग हो गए थे। और 1909 में मैं आपको बात बनाऊं तो मॉरले मिंटो रिफॉर्म आया था, और उसमें ये इलेक्ट्रोड, सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया गया था मुस्लिम लोगों को। डन। ओके चलो, तो इसका हमारा मदरसा जो अपन का किया गया, शुरू किया गया, वॉरेन हेस्टिंग करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। वुड डिस्पैच। अब है क्या कि ये वुड जो है, वुड वो है पर्सन चार्ल्स वुड। वो काम करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, वहां पे सर्व करते थे, सर्विस देते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब उसने चार्ल्स वुड ने पूरी सिस्टम जो एकदम नए आर्टिकुलेटली पूरी सिस्टम को प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया प्राइमरी एजुकेशन इंडिया में, प्राइमरी से लेकर ये यूनिवर्सिटी तक का एक पूरा फॉर्मेट चार्ल्स वुड ने पूरा प्रिपेयर किया। और वो रिफॉर्म जो आया वो उसको बोला जाता है वुड डिस्पैच 1854। तो ये 1854 वाला हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। क्लियर। अब इसने कौन से रिफॉर्म, ये चार्ल्स वुड ने कौन सा मतलब ये रिफॉर्म इसमें हुए थे, तो मैं आपको बताऊं। पहले वेस्टर्न एजुकेशन, पहली बात वेस्टर्न एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में कंपलसरी। दूसरी बात बताऊं मैं आपको, हाँ, ग्रांट देना कौन सी स्कूल को, प्राइवेट स्कूल को, जिससे वो अच्छे टीचर रिक्रूट कर सके। तीसरी बात बताऊं तो यूनिवर्सिटी बनाएगी, और वो भी कौन से मॉडल पे, लंदन की यूनिवर्सिटी के मॉडल पे यूनिवर्सिटी इंडिया बनाएगी। फोर्थ में आपको बात बताऊं तो टेक्निकल कॉलेज भी शुरू किएगी। फिफ्थ बात बताऊं मैं आपको तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी बनाने की बात यहाँ पे मतलब एफर्ट लगाया गया। फिर टीचर के ट्रेनिंग के लिए भी बात, ये वुड डिस्पैच में बात थी, टीचर्स ट्रेनिंग। इंडिया में एजुकेशन में ऐसे वो रिफॉर्म मतलब एफर्ट लगा रहे थे चार्ल्स वुड। यहाँ तक क्लियर है। इंग्लिश का और भी प्रभाव जो है बहुत बड़ा, लोग उसकी तरफ गए, क्योंकि यहाँ पे 1844 में एक बात कंपलसरी, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी आना है, जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेट अप द हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता इन 1870 विद द डेविड हेयर। किसने ये बनाई थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर। तो इसका ऑप्शन ये है हमारा, एनी बेसन, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो आप अपना टाइम लीजिए और कोई भी एक आंसर सिलेक्ट कीजिए। ओके चलो, राजा राम मोहन राय करेक्ट आंसर है इसमें। तो राजा राम मोहन राय के बारे में मैं आपको बात बताऊं तो ये अभी मैंने तो आपको 70 आगे बता दिया था, 1772 में राधानगर में बॉर्न हुआ था, याद रखना, राधानगर बंगाल। डन। दूसरी बात बताऊं तो आइडल वर्शिप में बिल्कुल नहीं मानते थे, आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा में बिल्कुल नहीं मानते थे। और यहाँ पे हिंदू कॉलेज बनाई कलकत्ता में 1817 में। वेदांता कॉलेज भी बनाई एक, वेदांता कॉलेज भी राजा राम मोहन राय ने बनाई थी। दूसरी बात बताऊं मैं आपको तो ये भी कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रिनेसा, फादर ऑफ इंडियन इंडियाज रिनेसा, फादर ऑफ इंडियन रिनेसा, ये भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और राजा टाइटल कहाँ से मिला था, राजा टाइटल दिया था अकबर टू, मुगल बादशाह जो था अकबर टू। मतलब अभी उतना पावर रहा नहीं था, मुगल कहने के लिए था, पावर इतना रहा नहीं था, जिसने राजा टाइटल दिया था। कुछ मैं अगर आपको न्यूज़पेपर के बारे में बताऊं तो ब्राह्मणिकल, ब्राह्मणिकल मैगजीन
शुरू की थी राजा राम मोहन राय ने। दूसरी मैं बात आपको बताऊं तो द बंगाल वीकली, ये शुरू किया गया था न्यूज़पेपर। दूसरा बहुत फेमस, सबको पता होगा, संवाद कौमुदी, ये भी शुरू किया था राजा राम मोहन राय ने। यहाँ तक क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय। एनी बेसेंट के बारे में मैं बात बताऊं आपको, तो एनी बेसेंट जो है वो उसके न्यूज़पेपर है कॉमन बिल, याद रखना, ये एनी बेसेंट कॉमन बिल। और एक बात, इन न्यू इंडिया, यस याद आया, न्यू इंडिया, ये भी एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर है। फिर 1898 में कॉलेज शुरू की गई थी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ये शुरू की थी बनारस में, यस करेक्ट, एनी बेसेंट के द्वारा। क्या तक क्लियर? और स्कूल भी ओपन की बॉयज और गर्ल्स के लिए। दयानंद सरस्वती हमारा ऑप्शन है यहाँ पे, तो मैं बता देता हूँ, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, एंग्लो वैदिक स्कूल भी शुरू की थी और कॉलेज भी थी दयानंद सरस्वती जी की। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताऊँ तो 1897 में रामकृष्णा मिशन शुरू किया था और सपोर्ट कर रहे थे वेस्टर्न साइंस को, और वेदांत, वेद को भी बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करते थे। तो दोस्तों आज यहाँ तक, और आप यहाँ तक लास्ट तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।